हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर 3 करेंगे। ये टर्म 1 एग्जाम के लिए है। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चंस। अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। द फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चंस वुड बी इवैल्यूएटेड। क्वेश्चन 1, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट विल टेक प्लेस इज। ऑप्शन दिए गए हैं: फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सी रिडक्शन रिएक्शन, डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये हम फिगर में देख पा रहे हैं कि इस टाइप की केमिकल रिएक्शन के लिए सनलाइट की नीड होती है। तो द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट विल टेक प्लेस, दिस विल बी photochemical decomposition. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिस टाइप ऑफ decomposition reaction which involve the use of light energy for decomposition. तो इस तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए लाइट एनर्जी की नीड होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्वेश्चन 2, राइट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर इक्वेशन दी गई है Cu प्लस HNO3, CuNO3 ट्वाइस प्लस NO2 प्लस 2H2O। यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो इक्वेशन को लिख लेते हैं पहले। Cu प्लस HNO3, it gives CuNO3 twice plus NO2 plus 2H2O। तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड्स के लिए नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। तो Cu यहाँ पर पहले लिखेंगे, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट साइड में Cu इज 1, प्रोडक्ट साइड में Cu इज 1, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन इज 1, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन इज 4, रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन इज 1 एंड प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन इज 2 प्लस 1। कॉपर नाइट्रेट के साथ नाइट्रोजन 2 एंड NO2 में 1। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 3 एंड प्रोडक्ट साइड में इट इज 6 प्लस 2 प्लस 2। पहले कॉपर को बैलेंस करेंगे तो कॉपर बैलेंस्ड है ऑलरेडी। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड में इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करने से अब नाइट्रोजन ये 4 हो जाता है, तो नाइट्रोजन को हम 4 लिखेंगे रिएक्टेंट साइड में, और ऑक्सीजन 12 हो जाता है, तो ऑक्सीजन को हम 12 लिखेंगे। तो अब कॉपर और हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया। नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड में NO2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये 2 प्लस 2 हो जाता है। अब ये नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन NO2 को ट्वाइस लिखने से ऑक्सीजन 4 हो जाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 लिखेंगे। ये हमने 4 लिखा, तो ऑक्सीजन अब 6 प्लस 4 प्लस 2 12 हो जाता है, जो कि रिएक्टेंट साइड में भी 12 है। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया। अब कॉपर बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया 4 4, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया 4 2 प्लस 2, और ऑक्सीजन इज 12, प्रोडक्ट साइड में 6 प्लस 4 प्लस 2 इज 12। सो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर x की जगह 4 आएगा और y की जगह 2 आएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 3, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है, केमिकल इक्वेशन 4NH3 गैसियस प्लस 5O2 gaseous, this gives 4NO gaseous plus 6H2O gaseous। गैस स्टेज यहाँ पर गैसियस स्टेज दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, ऑप्शन दिए गए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो पहला पार्ट 1 का ऑप्शन ठीक है, इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर अमोनिया यानी NH3 की जो हाइड्रोजन है इट इज डिस्प्लेस्ड बाई ऑक्सीजन। तो NH3 से NO यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बन रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस होके ऑक्सीजन से NH3 से NO बन रहा है यहाँ पर। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑल्सो दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ हम देख पा रहे हैं अमोनिया की जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन लूज हो रहा है यहाँ से। तो लूज ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन,
तो NH3 से हाइड्रोजन लूज होके NO बन रहा है, मींस यहाँ पर नाइट्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसे इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और O2 में हाइड्रोजन गेन हो रहा है, तो ये गेन होके H2O बन रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये रिडक्शन रिएक्शन भी होगी। तो यहाँ पर दोनों तरह की रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मींस रिडॉक्स रिएक्शन। सो दिस इक्वेशन इज दिस रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शन। सो यहाँ पर 1 and 3 means option C will be correct. Question 4. Na2SO4 aqueous plus BaCl2 aqueous gives BaSO4 solid plus 2NaCl aqueous. तो the above reaction is an example of option दिए गए double displacement reaction can be both, none of the above. Students, this will be double displacement reaction. Option A is correct. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये Ba को डिस्प्लेस कर रहा है, तो सोडियम Ba की जगह पर आ रहा है और Ba सोडियम की जगह पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सोडियम Ba को डिस्प्लेस करके NaCl बना रहा है और Ba सोडियम की जगह पर आकर BaSO4 बन रहा है। तो ये इक्वेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण Ba को डिस्प्लेस करके BaCl2 से NaCl फॉर्म करता है। क्वेश्चन 5. मार्बल्स स्टैचूज आर कोरोडेड एंड स्टेन्ड रेन वाटर, आइडेंटिफाई द मेन रीजन। ऑप्शन दिए गए ए डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, बी polluted water is basic in nature hence it reacts with calcium carbonate, C polluted water is acidic in nature, D calcium carbonate dissolves in water to give calcium hydroxide। तो स्टूडेंट्स देखिएगा क्योंकि एटमॉस्फेयर इट कंटेन्स मैनी ऑक्साइड्स, एटमॉस्फेयर में काफी ऑक्साइड्स होते हैं जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और एसिड बनाते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड विच आर कॉमन ड्यू टू दिस मॉडर्न पॉल्यूशन। और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो एटमॉस्फेयर में होता है ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है जो इस तरह की मार्बल स्टैच्यू को डैमेज पहुंचाता है। और ये जो मार्बल होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है केमिकली, तो ये जितने भी एसिड्स हैं ये इसको नुकसान पहुंचाते हैं। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा, polluted water is acidic in nature. Question 6. While performing experiment in chemistry lab, one should always wear a laboratory coat and be very careful while performing experiments. Some students have the bad habit of creating nuisance for other students, which distract the students and may cause serious accidents, such as spilling of acid or can cause burn injuries. If a few drops of concentrated acid accidentally spill over the hand of a student, what should be done? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, wash the hand with a saline solution, B wash the hands immediately with plenty of water and apply a paste of sodium hydrogen carbonate, C after washing with plenty of water apply a solution of sodium hydroxide on the hand, D न्यूट्रलाइज द एसिड विद स्ट्रॉन्ग अल्कालाई। सिस्टर इस सिचुएशन में इस तरह के एक्सीडेंट में हमने तुरंत हैंड्स को वॉश करना है विद प्लेंटी ऑफ वाटर और इसकी वजह से जो एसिड है वो डाइल्यूट हो जाएगा, इसको हमने वॉश आउट कर देना है। देन वी हैव टू अप्लाई ए बेस जो कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, हमने माइल्ड बेस को यहाँ अप्लाई करना है और ये एसिड और बेस का रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो इट विल मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय एसिड टू द स्किन। सो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाइड ए पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बेकिंग सोडा होता है, इसको हम एज ए बेस इस्तेमाल करें जिससे एसिड का इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए। Question 7. The appropriate
pH values of 4 salts in is given below. Select the row containing the correct information. तो यहाँ पर नेम ऑफ द सॉल्ट दिया हुआ है पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पीएच वैल्यू दी गई है 10, 5, 3, 8। हमने सही रो को, जिससे कि सही इंफॉर्मेशन मिले, उसको हमने सेलेक्ट करना है। तो इसमें देखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज ए बेसिक सॉल्ट और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है इट इज अबाउट 8। सो यहाँ पर 4 ऑप्शन सही दिया गया है। और ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिला के बनाया जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH होता है एंड वीक बेस H2CO3। सोडियम एसीटेट की बात करें, सोडियम एसीटेट बेसिक सॉल्ट होता है और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है इट इज अबाउट 9। सो दिस रो इज इनकरेक्ट। और इसको स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिला के बनाया जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड वीक बेस CH3COOH। अमोनियम नाइट्रेट की बात करें, अमोनियम नाइट्रेट इज एसिडिक सॉल्ट और इसकी पीएच वैल्यू 5 के अराउंड होती है। सो दिस ऑप्शन, दिस रो इज ऑल्सो करेक्ट। अमोनियम नाइट्रेट को स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 और वीक बेस NH4OH को मिला के बनाया जाता है। पोटेशियम सल्फेट की बात करें, पोटेशियम सल्फेट जो है ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है और इसकी पीएच वैल्यू अराउंड 7 होती है। सो दिस रो इज इनकरेक्ट। और इसको स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस KOH और स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 को मिला के बनाया जाता है। तो यहाँ पर सेकंड रो एंड फोर्थ रो की जो इंफॉर्मेशन है ये करेक्ट है। तो सेकंड एंड फोर्थ मींस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। Question 8. Zinc granules are treating with an acid X from zinc sulfate salt along with a evolution of gas Y which runs with pop sound when brought near a burning candle. Identify the acid X and gas evolved Y. ऑप्शन दिए गए हैं X सल्फ्यूरिक एसिड, Y ऑक्सीजन गैस, B X सल्फ्यूरिक एसिड, Y ऑक्सीजन गैस, C X सल्फ्यूरिक एसिड एंड Y हाइड्रोजन गैस, D X हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड Y हाइड्रोजन गैस। तो इसमें देखिएगा जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो यहाँ पर देखिएगा अगर जिंक मेटल है ये रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, तो इट गिव्स ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एंड ZnSO4 इज ऑल्सो फॉर्म। और ये जो हाइड्रोजन गैस है इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर इसके नियर हम कैंडल जलती हुई लाएं तो ये पॉप साउंड के साथ बस्ट हो जाती है। सो X will be sulfuric acid and Y will be hydrogen gas. That means option C will be correct. Question 9. Baking soda is a mixture of, ऑप्शन दिए गए सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड, C सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड, D सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड। ऑप्शन C इज करेक्ट। बेकिंग सोडा जो होता है दैट इज मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड। और इस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो कि ब्रेड या केक को बनाने के लिए काम आती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ये राइज करती है ये ब्रेड को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना देती है। तो इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। बेकिंग सोडा इज मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड। क्वेश्चन 10. ए मेटल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट sulfuric acid. The gas evolved is collected by the method shown in figure. Name the gas evolved. तो इस सेटअप को हम देख पा रहे हैं ये जो गैस इवॉल्व होगी इट विल बी हाइड्रोजन गैस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये इट इज सॉल्युबल इन वाटर। क्वेश्चन 11. द डॉक्टर मेजर राकेश ब्लड प्रेशर said it is normal now. The range of blood pressure systolic oblique diastolic is likely to be, ऑप्शन दिए गए 120/80 mm of Hg, B 160/80 mm of Hg, C 120/60 mm of Hg, D 180/80
80 mm of Hg. सो नॉर्मल कंडीशन में ये जो ब्लड प्रेशर की रेंज रहती है इट इज 120/80 mm of Hg. तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. 120 value is the systolic and 80 value is for diastolic. Question 12. A student noted the differences between blood and lymph in the following table. Select the row containing करेक्ट इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पर करेक्ट नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट. हमें इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन वाली रो को सेलेक्ट करना है. तो यहाँ पर ब्लड और लिम्फ के लिए टेबल दी गई है. तो कलर, तो कलर के रिगार्डिंग ब्लड और लिम्फ के बारे में यहाँ लिखा गया है. ब्लड रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली आरबीसीज, लिम्फ कलरलेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली डब्ल्यूबीसीज. कंपोनेंट के लिए दिया गया है. ब्लड के कंपोनेंट होते हैं प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. लिम्फ के कंपोनेंट प्लाज्मा एंड लेस नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज. अदर नेम, ब्लड को हम also called the tissue fluid. Lymph also called extracellular flow. It flows through blood capillaries. Lymph it flows through arteries. तो स्टूडेंट्स देखिएगा, लिम्फ के बारे में हम जानते हैं कि लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फ कैपिलरीज from the intracellular spaces which join to form larger lymph vessels that finally open into larger veins. तो अगर हम देखें, रो 1 is correct, रो 2 is correct, रो 3 is correct, fourth row is incorrect. So इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी will be correct. Question 13. Oxygen is transported in the body by combining with. ऑप्शन दिए गए हैं. A hemoglobin and iron only, B hemoglobin only, C plasma, hemoglobin and iron, D none of these. तो इश्यूज देखिएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ द हेम ग्रुप HAEM group where the Fe atom is bonded as a central atom in the complex and it is present in the blood and blood flows in plasma. तो हम कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, आयरन एंड प्लाज्मा. तो यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. क्वेश्चन 14. विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फंक्शन ऑफ ब्लड. ऑप्शन दिए गए हैं. इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, बी इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, सी इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, डी ऑल ऑफ द एबव. सो स्टूडेंट देखिएगा, ब्लड हैज मैनी डिफरेंट फंक्शंस. कई फंक्शन होते हैं इसके, जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लंग्स एंड टिश्यूज, फॉर्मिंग ब्लड क्लोट्स टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस एंड कैरिंग सेल्स एंड एंटीबॉडीज दैट फाइट इन्फेक्शन. तो ये ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और न्यूट्रिएंट्स को लंग्स टिश्यू के लिए ट्रांसपोर्ट करता है. एक्सेस ब्लड लॉस को रोकने के लिए, कभी अगर इंजरी हो जाती है तो क्लॉटिंग बनाता है प्लेटलेट्स की वजह से और ब्लड की वजह से. इनमें कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं, ये एंटीबॉडीज डेवलप करती हैं जो कि इन्फेक्शन से फाइट करती हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेंशन किए गए हैं, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी, इट इज रेस्पिरेटरी गैसेज, इट इज करेक्ट. regulates body temperature, it is correct. It helps in the transportation of waste product, it is also correct. So इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी will be correct. Question 15. Which of the following statement is incorrect about transport in plants. तो ऑप्शन दिए गए हैं. पार्ट 1, the transport in xylem is achieved by utilizing energy. Part 2, transpiration helps in absorption of water and minerals from the roots to leaves. Part 3, the transport of soluble products of photosynthesis in phloem. Part 4, besides water, xylem also transport amino acids and other substances. तो स्टूडेंट्स देखिएगा, जो ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपिरेशन होते हैं ये दोनों प्लांट्स के लिए, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. और जाइलम में वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है ये ऑस्मोसिस प्रोसेस से होता है. ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है? It is due to the ionic difference in concentration of soil and inside the root. और जो ट्रांसपिरेशन होता है ये वाटर के एब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है to the taller part of the plant during daytime.
when stomata is open। तो इसके लिए यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला जो पार्ट है ये इनकरेक्ट होगा। The transport of xylem is achieved by utilizing energy. This is incorrect. And fourth, besides water, xylem also transport amino acid and other substances. This is incorrect. Second and fourth are correct. Transpiration helps in absorption of water and minerals from the roots to leaves. Third is the transport of soluble products of photosynthesis in phloem. So second and third are correct. First and fourth incorrect. फर्स्ट एंड फोर्थ इनकरेक्ट मींस इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी सही होगा। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर फाइंड करने थे, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप्स डज हार्ट नॉट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑप्शंस दिए गए, ए पाइसिस एंड amphibians, B amphibians and reptiles, C amphibians only, D Pisces only। क्योंकि स्टूडेंट्स देखिएगा फिशेज जो होती हैं ये ऑक्सीजन लेती हैं, वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है वहां से ये ऑक्सीजन लेती हैं, और ये जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है ये ब्लड के द्वारा ली जाती है। तो इसके लिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पाइसेस ओनली। Question 17. Study the following figure in which a student has marked the angle of incidence I, angle of refraction R, angle of emergence, angle of prism and angle of deviation. The correctly marked angles are। तो यहाँ पर अगर हम देखें एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म जो दिया गया है इट इज करेक्ट। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज करेक्ट। तो यहाँ पर हम फिगर में देख पा रहे हैं दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल। तो आई इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। सो ये करेक्ट दिया गया है। सो आई इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। अब आर को यहाँ पर चेक करते हैं। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है this angle is between, angle of refraction is between normal and refracted ray। तो refracted ray और normal, this is normal and this is refracted ray। तो ये गलत यहाँ पर शो किया गया है, आर यहाँ पर गलत शो किया गया है। एंगल ऑफ इमरजेंस की बात करें ई की, तो इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमरजेंट रे। तो इमरजेंट रे हम यहाँ पर इसको देख पा रहे हैं, दिस इज इमरजेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल। तो यहाँ पर ई की जगह डी दिया गया है, तो ई यहाँ पर गलत शो किया गया है। और अगर एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें इट इज बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पर जो सही एंगल शो किए गए हैं angle of prism and angle of incidence, so option A will be correct। Question 18, which of the following statements is correct? Correct statement हमने यहाँ पर select करना है। A person with myopia can see distant objects only। B a person with hypermetropia can see nearby objects clearly। C a person with myopia can see nearby objects clearly। D a person with hypermetropia cannot see distant objects clearly। तो इसमें देखिएगा हाइपरमेट्रोपिया से सफरिंग जो पर्सन होता है ये केवल डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख सकता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता है। मायोपिक पर्सन जो होता है, मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो कि मायोपिया से सफर कर रहा है नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता। जो हाइपरमेट्रोपिया से सफरिंग पर्सन होते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को हम लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बाकी सब इनकरेक्ट होंगे। क्वेश्चन 19, गिवन below are some common observations related to optics। Select the row containing incorrect observations and its reason। तो यहाँ पर रो ए बी सी डी में
ऑब्जर्वेशन और रीजन दिए गए हैं। ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी। रीजन दिया गया है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बी ऑप्शन के लिए अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सी, फिशेज अपीयर हायर देन देयर एक्चुअल डेप्थ, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डी, स्पेक्ट्रम सीन ऑन सोप बबल्स, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो इसमें देखिएगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स। फिशेज जो अपीयर होती है हायर देन देयर एक्चुअल डेप्थ, ये इसका जो रीजन होता है इट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि लाइट जब ट्रेवल करती है वाटर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से एयर की तरफ, रेयर मीडियम में, तो ये रिफ्रैक्ट हो जाती है। इस वजह से हमें जो फिश है वो ऊपर की तरफ उठी हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो रीजन दिया गया है फिशेज अपीयर हायर देन देयर एक्चुअल डेप्थ, ये गलत दिया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। सो कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दिस रीजन इज करेक्ट। अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है, ये भी सही है। स्पेक्ट्रम सीन ऑन सोप बबल्स, ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 20, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज। ऑप्शन दिए गए ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर, B, ultraviolet radiations are absorbed in the atmosphere, C, violet and blue lights get scattered more than light of all other colors by atmosphere. Option D दिया गया है light of all other colors is scattered more than violet and blue color light by the atmosphere. तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही रहेगा क्योंकि वायलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय atmosphere. So option C is correct. Question 21. A student obtained a sharp inverted image of distant tree on the screen placed behind a convex lens. यहाँ पर convex lens लिया गया है. He then removed the screen. A student obtained a sharp inverted screen and tried to look through the lens in the direction of the object he would now observe. तो यहाँ पर स्टूडेंट ने एक डिस्टेंट ट्री की इमेज को स्क्रीन पर फाइंड किया, फिर उसने स्क्रीन को हटा लिया, फिर उसने लेंस के थ्रू इमेज को देखा, तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ए ब्लर्ड इमेज ऑन द वॉल ऑफ द लेबोरेटरी, एन इरेक्ट इमेज ऑफ द ट्री ऑन द लेंस, सी नो इमेज एज द स्क्रीन हैज बीन रिमूव्ड, डी इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ट्री एट द फोकस ऑफ द लेंस। तो स्टूडेंट देखिएगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस यूज किया गया है, डिस्टेंट काफी दूरी से पर ट्री की इमेज को वो स्क्रीन पर फाइंड करता है। अब स्क्रीन को हटाने से यानी इमेज तो बनेगी, वो इमेज फोकस पर बनेगी क्योंकि काफी दूरी पर जो ट्री है उसको हम मान सकते हैं कि इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज फोकस पर बनती है कॉन्वेक्स लेंस से। तो इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर मिलेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी ट्री की, और जो कि फोकस पर मिलेगी। तो ऑप्शन डी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट when light from a point source is incident on it. ऑप्शन दिए गए कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर, बी कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉनकेव मिरर, सी टू प्लेन मिरर्स प्लेस्ड एट 90 डिग्री टू ईच अदर, डी कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट, तो ऐसा कॉन्वेक्स लेंस भी कर सकता है क्योंकि अगर लाइट सोर्स को फोकस पर रख दिया जाए तो ये कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेंगी। तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है और ये कॉनकेव मिरर भी हो सकता है क्योंकि कॉनकेव मिरर में अगर लाइट सोर्स को फोर्स पर रखा हुआ है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद सारी की सारी जो लाइट रेज होंगी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन 23, in torches, searchlights and headlights of vehicles, the bulb is placed between the pole and focus of the reflector, very near to focus of the reflector, between the focus and center of curvature Q of the reflector, at the center of curvature of the reflector। तो यहाँ पर ऑप्शन बी या इस क्वेश्चन के लिए सही होगा क्योंकि टॉर्चेज
सर्चलाइट एंड हेडलाइट में जो हम मिरर यूज करते हैं, ये हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, और कॉनकेव मिरर के फोकस, नियर द फोकस अगर हम लाइट सोर्स को रखते हैं तो उससे चलने वाली जो रेज है रिफ्लेक्शन के बाद सारी की सारी पैरेलल हो जाती है, पैरेलली रिफ्लेक्ट करती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इस तरह से कंसंट्रेटेड बीम हमें लाइट की मिलती है। तो यहाँ पर बल्ब को हम प्लेस करते हैं वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। Question 24. Which of the following is not correct? A. Light is an electromagnetic wave. B. Light travels in a straight line. C. Light is a transverse wave. D. Light is longitudinal wave. So यहाँ पर light is electromagnetic wave. This is true. B. Light travels in a straight line. This is true. C. Light is a transverse wave. This is also true. Light is a longitudinal wave. This is incorrect. तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। लाइट इज ट्रांसवर्स वेव, इसका मतलब यह है कि पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 24 questions. Attempt any 20 questions from this section. The first attempted 20 question will be evaluated. Question 25. Which of the given metal is under kerosene to prevent oxidation? क्योंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि पोटेशियम और सोडियम दोनों रिएक्ट करते हैं वेरी विगरसली विद ऑक्सीजन इन एयर, और ये फायर कैच कर लेते हैं। तो इन दोनों मेटल को हम स्टोर करते हैं केरोसिन ऑयल में ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। तो इसके लिए यहाँ पर जो ऑप्शन सही रहेगा वो ऑप्शन ए ठीक रहेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 26. Metal are refined by using different methods. Which of the following metal are refined by electrolytic refining? तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम यूज करते हैं AU, CU, ZN एंड AG के लिए। तो कॉपर एंड गोल्ड ये जो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं एक्सट्रैक्शन के बाद, इन दोनों को हम रिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड से। और अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें, ये एक्सट्रैक्ट तो हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड से, और ये दोनों मेटल सोडियम पोटेशियम एक्सट्रैक्शन के बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से एक्सट्रैक्शन के बाद ये प्योर फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही रहेगा AU या CU। AU एंड CU को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस से इनको प्योर फॉर्म में प्राप्त करते हैं। Question 27. Generally, non-metals are not lustrous. Which of the following non-metal is lustrous? तो जो नॉन मेटल होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते हैं। यहाँ पर हमने ऐसा नॉन मेटल बताना है जो लस्ट्रस प्रॉपर्टी रखता हो, तो ये आयोडीन होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 28. स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल इन आवर लाइफ। इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्स्ड विद। क्योंकि स्टूडेंट्स स्टेनलेस स्टील एलॉय होता है, तो स्टेनलेस स्टील में आयरन यूज करते हैं। आयरन के साथ हम दूसरे जो मिक्स करते हैं मेटल, दैट इज निकल एंड क्रोमियम। तो स्टेनलेस स्टील में आयरन जो होता है वो 74% होता है, निकल 8% एंड क्रोमियम 18% होता है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 29. एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ पार्ट 1 पॉजिटिवली चार्ज कैथोड, पार्ट 2 नेगेटिवली चार्ज एनोड, पार्ट 3 पॉजिटिवली चार्ज एनोड, पार्ट 4 नेगेटिवली चार्ज कैथोड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा एनोड मींस पॉजिटिवली चार्ज एनोड एंड कैथोड मींस नेगेटिवली चार्ज कैथोड। तो यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आर करेक्ट, मींस थर्ड एंड फोर्थ मींस ऑप्शन बी। तो इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 30. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स part A deposited on cathode, part B deposited on anode, part C deposited on cathode as well as anode, part D remains in the solution. Zinc means positive ion, और ये जो पॉजिटिव आयन है ये किधर जाएगा, कैथोड पर जाएगा। So it is deposited on cathode. Option A is correct. Question number 31 to 35 consist of two segments, assertion and reason. Answer these questions selecting the appropriate option given below. A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
B. Both A and R are true. R is not correct explanation of A. C. A is true but R is false. D. A is false but R is true. Question 31. Assertion. Plaster of Paris is used by doctors for selecting fractured bones. This is true. Reason. When plaster of Paris is mixed with water and applied around the fractured limb, it sets into hard mass. This is also true. तो इसमें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये कॉमनली हम इसको यूज करते हैं जो फ्रैक्चर्ड बोन होती है उनको सेट करने के लिए। और प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी को मिक्स किया जाता है वाटर के साथ और फ्रैक्चर्ड बोन लिम्स के अराउंड उसको अप्लाई कर दिया जाता है और ये वाटर में मिक्स होने के बाद ये काफी हार्ड हो जाता है और इस तरह से जो बोन्स होती है उनके अराउंड इसको लगा देने से जो बोन होती है ये अपनी फिक्स पोजीशन में रहती है। तो यहाँ पर दोनों असर्शन रीजन दोनों करेक्ट होंगे और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ए का, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 32 असर्शन दिया हुआ है द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर विल इंक्रीज इफ द मिरर इज प्लेस्ड इन वाटर। स्टूडेंट दिस इज फॉल्स, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है ये चेंज नहीं होगी क्योंकि फोकल लेंथ स्फेरिकल मिरर की डिपेंड नहीं करती जिस मीडियम में उसको रखा जाता है। सो असर्शन इज फॉल्स। रीजन दिया हुआ है द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू f इज r/2। दिस इज ट्रू। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो यहाँ पर हम इसके लिए ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 33 assertion दिया हुआ है when objects are observed through hot air they appear to be moving slightly। yes, this is true। reason दिया हुआ है hotter air is optically denser and the cooler air is optically rare। this is false, क्योंकि स्टूडेंट देखेगा जब ऑब्जेक्ट को देखा जाता है थ्रू हॉट एयर, ऑब्जेक्ट हमें कुछ हिलती डुलती यानी दिखाई देती है क्योंकि जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट करती है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और हॉटर एयर जो होती है ये रेयरर होती है एज कंपेयर टू कूलर एयर। कूलर एयर हॉटर एयर की कंपैरिजन में डेंसर होती है, ऑप्टिकली डेंसर होती है। सो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 34 असर्शन दिया हुआ है लिपेजेस हेल्प्स इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। रीजन दिया हुआ है लिपेजेस हाइड्रोलाइसिस फैट्स एंड ऑयल्स। विलाई जो होती है ये हेल्प करती हैं फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए, जबकि जो लिपेजेस होते हैं ये एंजाइम होते हैं जो कि हाइड्रोलाइज करते हैं फैट एंड ऑयल्स को। तो यहाँ पर जो असर्शन दिया हुआ है दिस इज फॉल्स एंड रीजन इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 35 असर्शन दिया हुआ है वर्निंग ऑफ कैंडल इज ए फिजिकल चेंज। रीजन दिया हुआ है इन ए फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इश्यूज देखेगा वर्निंग ऑफ कैंडल, तो वर्निंग ऑफ कैंडल दिस इज ए केमिकल चेंज, क्योंकि वर्निंग ऑफ कैंडल से क्या होता है कि वैक्स मेल्ट करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिजिकल स्टेट जो है वैक्स की ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाती है और ये जो वैक्स है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कंबाइन होती है और इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होती है हीट में और लाइट में। तो वर्निंग ऑफ कैंडल इज फिजिकल चेंज, दिस इज फॉल्स, क्योंकि वर्निंग ऑफ कैंडल इज केमिकल चेंज। सो असर्शन इज फॉल्स। जो रीजन दिया गया है इन ए फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, दिस इज ट्रू। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 36 विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन ऑलियोमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पर हमने ऑलियोमेंट्री कैनाल के लिए करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, स्टोमक, लार्ज। दिस इज इनकरेक्ट। बी माउथ, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सी माउथ, स्टोमक और ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन डी में दिया गया है माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन और इसके बाद आता है एनस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 37 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन द किडनी। तो किडनी में कौन सा सब्सटेंस ब्लड से रिमूव किया जाता है। तो स्टूडेंट्स वाटर, सोडियम,
ammonia, urea. Urea option is correct. Urea is removed by the blood in kidneys by filtration. Question 38. Give below are some statements about transport in plants. Select the correct स्टेटमेंट। तो यहाँ पर पार्ट दिए गए हैं, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर, अमाइनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट। पार्ट 2, फ्लोएम transport soluble products of photosynthesis in plants. Part 3, transpiration helps in absorption of water. Part 4, material like sucrose is transferred from into phloem tissue using energy from ATP. तो स्टूडेंट्स देखिएगा, क्योंकि जाइलम के द्वारा वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है सॉइल के डिफरेंट पार्ट से प्लांट में अपवर्ड डायरेक्शन में। फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करता है ऐसे प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है जो सॉल्युबल होते हैं लीफ से यानी पत्तियों से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट स्टेटमेंट होगा, थर्ड करेक्ट स्टेटमेंट होगा, फोर्थ करेक्ट स्टेटमेंट होगा। पार्ट 1 में जो स्टेटमेंट दिया गया है दिस इज इनकरेक्ट। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर, अमाइनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट, दिस इज इनकरेक्ट। पार्ट 2, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, दिस इज ट्रू। 3 में दिया गया है ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन वाटर, दिस इज ट्रू। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, दिस इज आल्सो ट्रू। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। क्वेश्चन 39, विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासिस ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो इसमें जब हम इनहेल करते हैं एयर को थ्रू अवर नॉस्ट्रेल और या माउथ, एयर ये जो ट्रेवल करती है थ्रू द फायरिनेक्स जो कि थ्रोट के बैक में होता है, इट पासिस देन लायरिनेक्स जिसको कि वॉइस बॉक्स कहते हैं, एंड देन ट्रैकिया जिसको कि हम विंड पाइप कहते हैं। और ट्रैकिया में जाके ये डिवाइड हो जाती है इनटू 2 एयर पासिस जिसको हम ब्रोंकियल ट्यूब्स कहते हैं। देन फर्दर इट गो टू एल्वियोलाई सैक जो कि दोनों लंग्स में होते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा, नॉस्ट्रेल्स टू फायरिनेक्स देन लायरिनेक्स देन ट्रैकिया देन एल्वियोलाई। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इनकरेक्ट, सही ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 40, द ब्लड लीविंग द टिश्यूज बिकम रिचर इन। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन। ब्लड लीविंग द टिश्यूज बिकम्स रिचर इन। तो इसमें देखिएगा जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है थ्रू द कैपिलरीज ऑफ द टिश्यूज, ये बॉडी को ऑक्सीजन, ये बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन देता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड यानी बॉडी के सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्रोड्यूस हुई होती है बॉडी सेल्स में सेलुलर ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, then it becomes richer in carbon dioxide. So blood leaving the tissues become richer in carbon dioxide. Option A will be correct. Question 41, if the salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following events in the mouth cavity will be affected? अगर सलाइवा की salivary amylase कम हो जाए तो किस पर फर्क पड़ेगा माउथ कैविटी, इन द माउथ कैविटी? तो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू अमाइनो एसिड, बी स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, सी फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, डी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स। तो इसमें देखिएगा क्योंकि जब हम फूड इनटेक करते हैं तो सबसे पहले माउथ में जाता है और माउथ में जो सलाइवा होता है वो उसको डाइजेस्ट करता है। अगर सलाइवरी एमिलेज लैक कर जाए तो जो प्रोसेस है स्टार्च डाइजेशन का ये अफेक्ट हो जाएगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये जो सलाइवरी एमिलेज होता है ये स्टार्च के डाइजेशन को हेल्प करता है। तो ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। क्वेश्चन 42, ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग्स पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द। क्योंकि देखिएगा जो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है ये एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद फॉर्म होता है मसल सेल्स में,
और ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, साइटोप्लाज्म। क्लोरोप्लास्ट इनकरेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इनकरेक्ट, गोल्गी बॉडी इनकरेक्ट। Question 43. Beam of light are incident through the holes A and B and the emerge out of the box through the holes C and D respectively as shown in figure. Which of the following could be inside the box? तो यहाँ पर हम ये इंसिडेंट रे देख रहे हैं और these are the emergent rays। तो यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। हमें बताना है कि इनसाइड द बॉक्स क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा, प्रिज्म होगा। स्टूडेंट्स देखें, अगर हम फिगर में देखें तो जो इमर्जेंट लाइट है, ये इमर्जेंट लाइट दीज आर पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट, और हम देख पा रहे हैं कि ये डिस्प्लेस हो गई है लेटरली, क्योंकि ऐसा जो होता है वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में होता है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो होता है लाइट को लेटरली डिस्प्लेस कर देता है एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of emergence in the case of rectangular glass slab only। क्योंकि जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है ये लाइट रेज का पाथ चेंज कर देता है और इस तरह से चेंज करता है कि जो इमर्जेंट रेज होती है ये पैरेलल रहती है इंसिडेंट रेज के, और ये इंसिडेंट रेज को लेटरली डिस्प्लेस कर देता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। Question 44. If you focus a distant object of the shape, ये इस तरह से शेप यहाँ पर दी गई है यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर यूज किया गया है। द इमेज ऑब्टेन्ड मस्ट बी ऑफ द शेप, क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फोकस करना है, ये काफी दूरी पर रखा हुआ है, हम मान सकते हैं कि इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो इस तरह से कॉनकेव मिरर यानी जो इमेज बनेगी वो फोकस पर बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो इन्वर्टेड जो इमेज है वो हम फिगर सी में देख पा रहे हैं, तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट होगा। Question 45. A optical device has been given to the student and he determines its focal length by focusing the image of the sun on the screen placed 24 cm from the device on the same side as sun. Correct statement about the device. sun को हम मान सकते हैं infinity distance पर है और सेम साइड पर फोकस होती है इसकी इमेज। स्क्रीन को रखा जाता है 24 सेंटीमीटर पर, इसका मतलब रियल इमेज होगी और इंफिनिटी पर रखी हुई ऑब्जेक्ट का रियल इमेज इन्वर्टेड होगी। ये कॉनकेव मिरर होगा कि कॉनकेव मिरर से इंफिनिटी पर रखी डिस्टेंस का जो इमेज बनता है वो फोकस पर बनता है। तो फोकल लेंथ जो होगी वो 24 सेंटीमीटर होगी, कॉनकेव मिरर होगा। So option C इसके लिए करेक्ट होगा, concave mirror of focal length 24 cm. Question 46. A real image is formed light rays after reflection or refraction when they one actually meet or intersect with each other, two actually converge at a point, three appear to meet when they are produced in the backward direction, four appear to diverge from a point. Which of the above statements correct? तो यहाँ पर रियल इमेज फॉर्म होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो रियल इमेज फॉर्म होती है जब वो एक्चुअली मीट करती है या इंटरसेक्ट करती है, या हम कह सकते हैं कि एक्चुअली कन्वर्ज करती है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 मींस ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 47. ए स्टूडेंट हैज ट्रेस्ड द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब एज फॉलोज। ये हम फिगर पे देख पा रहे हैं। If you are asked to label 1, 2, 3 and 4, the correct sequence of the labeling I, E, R and lateral displacement respectively is. तो यहाँ पर ये हम फिगर में देख रहे हैं, this is the incident ray and this is normal. Incident ray और normal के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, तो this one will be I. अगर हम एंगल 2 की बात करें, this angle is the between refracted ray, this is refracted ray, this is normal, so 2 will be R, angle R. अगर यहाँ पर एंगल 3 की बात करें, this is emergent ray and this is normal, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है ये
एंगल ऑफ इमरजेंस होता है, सो 3 इज द एंगल ऑफ इमरजेंस। अगर हम यहाँ पर 4 की बात करें, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज इमरजेंट रे एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, सो 4 इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आई का जो सीक्वेंस है, आई इज 1, E is here 3 and R is 2 and lateral displacement is 4. So 1, 3, 2, 4. Option C will be correct. Question 48. Generally, non-metals are not lustrous. Which of the following non-metal is lustrous? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आयोडीन जो कि नॉन मेटल होती है और इट इज lustrous. Section C consists of 3 cases followed by questions. There are total of 12 questions in this section. Attempt any 10 questions from this section. The first attempted 10 question will be evaluated. Case 1. Following figure illustrates the ray diagram for the formation of images. For the formation of image, why a concave mirror? The position of the object is beyond the center of curvature of concave mirror. On the basis of given diagram, answer the questions. तो स्टूडेंट ये हम फिगर देख पा रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो बियॉन्ड द सी है। क्वेश्चन 49, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, इमेज फॉर्म विल बी एट ए डिस्टेंस। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा गया है, तो बियॉन्ड सी की जो इमेज बनती है वो बिटवीन एफ एंड 2f इमेज बनती है। इमेज की जो पोजीशन होती है वो बिटवीन एफ एंड 2f होती है। फोकल लेंथ इस कॉन्केव मिरर की दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो जो इमेज बनेगी वो 10, f is 10 एंड 2f is 20, सो 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के बीच बनेगी। तो इसके लिए ऑप्शन बी सही होगा, बिटवीन 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 50, in case of concave mirror, the image distance dash dash is when image is formed in front of the mirror and dash dash when the image is formed behind the mirror. तो स्टूडेंट देखिएगा, अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर बनता है तो हमने पोल के लेफ्ट साइड में इमेज डिस्टेंस लेना है, तो ये डिस्टेंस पोल के लेफ्ट साइड में नेगेटिव होती है। और अगर बिहाइंड द मिरर बनता है इमेज, तो इमेज अब बिहाइंड द मिरर बनेगी, तो पोल के राइट साइड में इस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेते हैं एज पर साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, नेगेटिव देन पॉजिटिव। फर्स्ट ब्लैंक इस स्पेस में नेगेटिव आएगा देन पॉजिटिव आएगा। सो इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर द इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव एंड व्हेन image is formed in front of the mirror, and positive when the image is formed behind the mirror. Option C is correct. Question 51, if the size of the object in the given figure is 5 centimeter and the magnification produced is minus 0.5, the size of the image is। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो साइज दिया हुआ है h is 5 centimeter and magnification m is minus 0.5. We know that m is equal to h dash upon h, जहां पर h dash इमेज का साइज है, तो h dash is m multiplied by h, so m is minus 0.5 multiplied by 5, so it is minus 2.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन 52, a negative sign in the magnification value indicate that the image is। यहाँ पर देखिएगा, अगर नेगेटिव साइन है m is h dash upon h होता है। m अगर नेगेटिव है, क्योंकि h हम वर्टिकली रखते हैं ऑब्जेक्ट को, यानी h पॉजिटिव लेते हैं, तो m नेगेटिव होने के कारण h dash is m into h, तो h dash का जो साइन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड इमेज मिलेगा, और इन्वर्टेड इमेज मींस रियल इमेज मिलेगा। सो रियल एंड इन्वर्टेड 52 के लिए ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। केस 2, two students perform the following activities to understand the conditions necessary for photosynthesis. The first student took a potted plant with variegated leaves, for example money plant or crotons. He
first kept the plant in a dark room for 3 days and then kept it in sunlight for about 6 hours. He plucked a leaf from the plant and marked the green areas in it and traces them on a sheet of paper. He dipped the leaf in boiling water for few minutes. After this, he immersed in a beaker containing alcohol and carefully placed the above beaker in a water bath and heated till the alcohol began to boil. He dipped the leaf in a dilute solution of iodine for a few minutes, then took out the leaf and rinsed off the iodine solution. He based his conclusion by observing the color of the leaf and comparing this with the tracing of the leaf done in the beginning. The second student took two healthy potted plants which were nearly the same size and kept them in a dark room for 3 days. He then placed each plant on separate glass plates. He placed a watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plants and covered both plants with separate well jars as shown in figure below. He used Vaseline to seal the bottom of the jar to the glass plates so that the setup is airtight and kept the plants in sunlight for about 2 hours. He then plucked a leaf from each plant and checked for the presence of stars as in the first activity. Question 53. The first student noted down the following changes in color of leaf and the color of alcohol solution after dipping the leaf in the boiling alcohol. Select the correct observation. तो यहाँ पर हमने करेक्ट ऑब्जर्वेशन बताना है. फर्स्ट स्टूडेंट ने नोट डाउन किया चेंज ऑफ कलर ऑफ लीफ एंड कलर ऑफ अल्कोहल सॉल्यूशन आफ्टर डिपिंग द लीफ इन द बॉइलिंग अल्कोहल. तो स्टूडेंट्स देखिएगा क्या होगा कि ग्रीन लीफ जो है वो कलरलेस हो जाएगी क्योंकि इसको जब हम अल्कोहल में इमर्स करेंगे, अल्कोहल में डालेंगे तो जो क्लोरोफिल है जो कि ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाएगा और इस वजह से जो अल्कोहल सॉल्यूशन है ये भी ग्रीन हो जाएगा. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन होंगी ये पार्ट यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा. लीफ बिकम्स कलरलेस, अल्कोहल सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन. तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो. Question 54. The second student placed a watch glass containing potassium hydroxide KOH in one well jar as. ऑप्शन दिए गए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन द वेल जार, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब मॉइस्चर प्रेजेंट इन द वेल जार, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द वेल जार, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू फॉर्म कंपाउंड. तो स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पर सेकंड स्टूडेंट्स ये शो करना चाहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. इस वजह से उसने दोनों जार को सील कर दिया वैसलीन से और जो KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसको एक वेल जार में रख दिया क्योंकि ये जो KOH होता है ये CO2 गैस जो कि वेल जार में होगी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा. तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो प्लांट है वेल जार में जिसमें इसको KOH रखा था ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएगा. मींस अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा इस वजह से ये अपना फूड नहीं बना पाएगा. तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन द वेल जार. Question 55. There are 4 statements given below regarding the activities performed by the two students. 1. The first student concluded that CO2 carbon dioxide is essential for photosynthesis. 2. That the chlorophyll is essential for photosynthesis. 3. The second that carbon dioxide is essential for photosynthesis. 4. The second student that water is essential for photosynthesis. Select the correct statements.
तो यहाँ पर देखें जो फर्स्ट स्टूडेंट था उसने कंक्लूड किया कि क्लोरोफिल इसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, क्योंकि जो ग्रीन पोर्शन था ये शो करता है स्टार्च टेस्ट के लिए। और सेकंड स्टूडेंट ने कंक्लूड किया कि कार्बन डाइऑक्साइड इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो सेकंड एंड थर्ड ये स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू होंगे। Chlorophyll is essential for photosynthesis. The second student that carbon dioxide is essential for photosynthesis. Second and third means option B is correct. Question 56. Select the correct statement. Option A. The two leaves from the well jars in the activity performed by the second student showed the presence of different amount of the starch. B. The second student used tape to seal the bottom of the jar to the glass plates. C. Both students first dipped the leaves in the boiling alcohol to kill the leaf and stop chemical reactions occurring in it. D. Plants are kept in the dark for 3 days to remove all the chlorophyll from the leaves. तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें फर्स्ट सेटअप में जो कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी थी ये कम थी प्लांट लीफ के द्वारा स्टार्च को फॉर्म करने के लिए, लेकिन सेकंड स्टूडेंट के केस में कार्बन डाइऑक्साइड पूरा एब्जॉर्ब हो गया KOH के द्वारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि द अमाउंट ऑफ स्टार्च विल बी डिफरेंट इन द टू लीव्स। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। The two leaves from the well jars in the activity performed by the second student showed the presence of different amount of starch. तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। B is incorrect, C is incorrect, D incorrect. Case 3. Everyone enjoys the spectacle of rainbow glimmering against a dark stormy sky. How does sunlight falling on clear drops of rain get broken into rainbow of colors? BC. The same process causes white light to be broken into colors by a clear glass prism or diamond. Sunlight considered to be white actually appears to be bit yellow because of its mixture of wavelengths, but it does contain all visible wavelengths. The sequence of colors in rainbow is same sequence as the colors plotted versus wavelength in figure below. What this implies is that white light is spread out according to the wavelength in a rainbow. Question 57. The phenomena that play a role in the formation of rainbow is. ऑप्शन दिए गए ए रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बी रिफ्रैक्शन एब्जॉर्प्शन डिस्पर्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सी डिस्पर्शन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डी रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें जो रेनबो बनता है वो ड्रॉपलेट की वजह से होता है। तो जो इंसिडेंट रे है जब ये इस ड्रॉपलेट पर पड़ती है तो पहले यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है और ये डिस्पर्स हो जाती है 7 कलर्स में विवग्योर वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड, इन कलर्स में ये डिस्पर्स हो जाती है। देन रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देन इसके बाद ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में फिर से रिफ्लेक्ट होती है। जो करेक्ट यहाँ पर सीक्वेंस होगा फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, it will be refraction, dispersion, reflection and refraction of light. So option D सही होगा। Question 58. Select the colors in the correct ascending of wavelength. तो यहाँ पर जो हमें कलर डिस्पर्स होके मिलते हैं that is विवग्योर, violet, indigo, blue, then green, then yellow, then orange. violet की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो ये बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। बढ़ते हुए वेवलेंथ के क्रम में ये लिखे गए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि ब्लू ग्रीन रेड, ब्लू देन ग्रीन देन रेड, दीज आर इन असेंडिंग ऑर्डर। Other options are incorrect. Question 59. Select the incorrect statements about rainbow.
Part 1, rainbow is caused by scattering of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. Part 2, rainbow is always formed in the direction opposite to that of sun. Part 3, the water droplets refract and scatter the incident sunlight and reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrop. Part 4, different colors reach the observer's eye due to scattering of light and internal reflection. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं। तो रेनबो जो फॉर्म होता है वो आफ्टर रेन फॉर्म होता है स्काई में विद वेरियस कलर, और ये जो रेनबो बनता है ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ सन बनता है, और ये जो व्हाइट लाइट है ये स्प्लिट हो जाती है, व्हाइट लाइट डिस्पर्स हो जाती है नेचुरल स्पेक्ट्रम में यानी 7 कलर्स में। तो ये जो रेनबो बनता है दिस इज ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट, क्योंकि जैसे ही जो टाइनी ड्रॉपलेट होता है सनलाइट एंटर करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, टाइनी ड्रॉपलेट आफ्टर रेन ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं और ये ड्रॉपलेट इस सनलाइट को रिफ्रैक्ट करती हैं और डिस्पर्स कर देती है व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में। देन इसके बाद ये इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और ये सारे के सारे डिफरेंट जो कलर्स होते हैं ऑब्जर्वर की आई पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है, रेनबो इज कॉज्ड बाय स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट by tiny water droplet present in the atmosphere. This is wrong. Rainbow is always formed in the direction opposite to that of the sun. This is true. Third, the water droplets reflect the the incident sunlight, then reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrop. तो scattering तो होता नहीं है, this is also incorrect. Part 4 में दिया गया है different colors reach observer eye due to the scattering of light. Scattering of light यहाँ पर wrong है। तो यहाँ पर जो incorrect statement होंगे 1, 3 and 4 means option C इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। Question 60, a spectrum of light is observed when white light is directed to a prism as। ऑप्शन दिए गए A, the different colors in the white light went away from the normal line at different angles on entering prism. B, the different colors in the white light went towards the normal line at different angles on entering prism. C, the different colors in the white light went away from the normal at same speed to each other on the entering prism. D, the different colors in the white light went towards the normal at same speed to each other on entering prism. तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। The different colors in the white light went towards the normal line at different angles on entering prism. क्योंकि स्टूडेंट जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म के अंदर एंटर करती है तो ये इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जब प्रिज्म के अंदर एंटर करती है तो ये डिफरेंट कलर्स में ये व्हाइट लाइट डिस्पर्स हो जाती है और यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ये एंटर करेगी। सो इट ऑल कलर्स दे वेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल एट डिफरेंट एंगल्स, क्योंकि जो डेविएशन होता है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पर, और व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। इस वजह से रेड का जो डेविएशन होता है सबसे कम होता है, क्योंकि डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग तिवारी एकेडमी।